आज मैं आपको चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। चैप्टर 13 का नाम है बेटा हम बीमार क्यों होते हैं। अब आपको पता है बेटा बीमार क्यों होते हैं, जब हम अच्छा भोजन नहीं लेते, हम पौष्टिक आहार नहीं लेते जिसमें सारे विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए बेटा। और इसके साथ साथ ये तो है हमारी सिंपल लैंग्वेज, इसके साथ साथ हम एक आदमी को स्वस्थ कब कहते हैं बेटा, जब वो आदमी समुदाय की तरफ से भी क्या हो, संतुष्ट हो, मतलब उसका समाज में भी एक अच्छा हिस्सा हो, सामाजिक वातावरण भी अच्छा मिले उसे, ठीक है बेटा, और उसकी समाज में पहचान हो। और एक उस आदमी का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि उसका मानसिक संतुलन अगर सही नहीं है तो उस आदमी को भी हम स्वस्थ नहीं कह सकते। तो स्वस्थ मनुष्य 3 तरह से होता है। एक तो उसका आहार उसका संतुलित होना चाहिए, मतलब उसके कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, मतलब उसके शारीरिक अंग में कोई विकार नहीं होना चाहिए बेटा, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए अपने शरीर में। और दूसरा, उसे सामाजिक वातावरण अच्छा मिलना चाहिए। तीसरा, उसे मानसिक तनाव से भी दूर होना चाहिए। मतलब अगर एक बंदे के साथ ये 3 बातें हैं तभी हम उसको स्वस्थ कह सकते हैं कि उसका मानसिक संतुलन भी ठीक है, वहाँ आसपास का उसका सामाजिक वातावरण भी अच्छा है, और तीसरा, उस आदमी के शरीर में भी कोई पीड़ा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वह आदमी स्वस्थ है। अब बीमार क्यों होते हैं बेटा हम, क्योंकि हम अच्छा खाना नहीं लेते, पौष्टिक आहार नहीं लेते, हमारे आसपास का जो समुदाय है वहाँ पर स्वच्छता नहीं है, तो इस कारण से हम बीमार होते हैं। यही इस लेसन में बताया गया है, उसी पे हम क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे बेटा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 200 का। प्रश्न 1 है, अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बताइए कि अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए अपना तो हमें क्या क्या जरूरी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए 2 आवश्यक स्थितियां निम्नलिखित हैं। एक तो बेटा फर्स्ट है ताज़ा, स्वस्थ, स्वच्छ और पौष्टिक आहार। ताज़ा मतलब एकदम क्या होना चाहिए, वो फ्रेश होना चाहिए, ये नहीं कि कई दिन का बासी है। स्वच्छ मतलब साफ होना चाहिए, और पौष्टिक मतलब उसमें सारी चीज़ें हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मतलब वो भोजन जो है हमारा संतुलित होना चाहिए, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब से भरपूर होना चाहिए। और दूसरा है जो इसकी आवश्यक स्थिति है वो है सामुदायिक स्वच्छता, कि हमारे आसपास के समुदाय में भी स्वच्छता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपना घर तो साफ कर ले और हमारी गली में गंद पड़ा है, साथ वाले प्लॉट में गंद पड़ा है, तो ये सामुदायिक स्वच्छता नहीं है बेटा, इससे भी हम बीमार हो सकते हैं। तो हमें अपने आसपास की गली का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने आसपास के समुदाय के स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। अब पहले क्वेश्चन में आपने देखा बेटा अच्छा स्वास्थ्य, अब जो स्वास्थ्य है वो हमारे से ही रिलेटेड है, और रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए, मतलब हमें रोग मुक्त, अब ये खाली हमारे शरीर से रिलेटेड है बेटा। अच्छे स्वास्थ्य में मैंने आपको बताया हमारा सामाजिक वातावरण भी आता है, हमारा समुदाय का वातावरण भी आता है, और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी आता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी आता है। अब रोग मुक्ति में तो केवल बेटा हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ही आएगा, कि हमें रोग मुक्त होने के लिए कौन सी 2 परिस्थितियां चाहिए, वो देखिए बेटा। अच्छा ताज़ा और संतुलित आहार चाहिए, ये तो सबको ही पता है, और इसके साथ साथ हमारी जो आदतें हैं वो भी स्वच्छता के अनुरूप आदतें होनी चाहिए, और वातावरण भी जो है हमारा स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है बेटा, तभी हम रोग मुक्त रह सकते हैं। अगर हम अच्छा भोजन करते हैं, ताज़ा करते हैं और संतुलित आहार लेते हैं, स्वच्छता के अनुरूप हमारी आदतें भी अच्छी हैं, और स्वच्छ वातावरण भी है हमारे आसपास का भी, तो हम अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न, क्यों। दोनों प्रश्नों के उत्तर आपने देखा बेटा एक जैसे नहीं है, क्योंकि पहले में अच्छे स्वास्थ्य में 3 बातें जरूरी है, और दूसरे में हमारे शरीर से ही रिलेटेड बातें हैं, रोग मुक्त होने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। तो हम कह सकते हैं दोनों प्रश्नों के उत्तर एक जैसे नहीं है, परंतु दोनों आपस में पूरी तरह से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए
पौष्टिक भोजन के साथ साथ स्वच्छ रहना भी जरूरी है। और रोग मुक्त होने के लिए भी यही बातें चाहिए बेटा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें पौष्टिक भोजन के साथ साथ क्या रहना जरूरी है, स्वच्छ रहना भी जरूरी है। हमारे आसपास का वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। अब बेटा मैं आपको पेज नंबर 203 के क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, ऐसे 3 कारण लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। चिकित्सक का मतलब है बेटा डॉक्टर। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो क्या आप फिर भी चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे? क्यों? और अगर क्यों नहीं तो उसके भी 3 कारण बताने हैं आपको बेटा। अब देखो, ऐसे 3 कारण जिससे हम सोचते हैं कि हम बीमार हैं और चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं, डॉक्टर के पास हम जाना चाहते हैं, तो वो 3 कारण क्या है बेटा? एक तो फर्स्ट है कि शरीर के जो हमारे अंग हैं और तंत्र है वो ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। अनायास ही हमें थकान और कमजोरी प्रतीत हो, कि हमें शरीर में एकदम से थकान और कमजोरी लगने लगे कि अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं और काम नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो, कि हमारे शरीर में कहीं से भी दर्द हो रहा है और हमारे जो अंग है वो तंत्र है, जो हमारी आंत है, अंदर से हमारे मांसपेशियां हैं, वो जो हमारे बिल्कुल ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है और हमें थकान और कमजोरी महसूस होने लगी, हमें किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट है, यानी कि हमारी हड्डी में कहीं दर्द हो रहा है, हमारी कहीं स्किन में कहीं दर्द हो रहा है, तो यदि ये लक्षण हमें दिखाई दे तो हम दवा ले या ना ले, परंतु हमें चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेनी चाहिए। मतलब दवा हम ले ना ले, लेकिन हमें डॉक्टर से उसके बारे में सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो परामर्श का मतलब है बेटा सलाह। परामर्श का मतलब क्या है? सलाह, कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे शरीर में ये कमजोरियां आ रही है, ये कमियां मुझे नजर आ रही है बेटा। ये है परामर्श का मतलब सलाह। ठीक है बेटा। और चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर। चिकित्सक का क्या मतलब है बेटा? डॉक्टर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों? क्या हो बेटा कि आपको लगे कि हमारा स्वास्थ्य जो है खराब हो रहा है या इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये 3 आपको चीज़ें दी गई है, इसमें से आपने बताना है कौन सी चीज़ से आप ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव समझेंगे। यदि आप पीलिया रोग से ग्रस्त हैं, यदि आपके शरीर पर जूं है, यदि आप मुहासों से ग्रस्त है। मुहासे पता है बेटा, जो मुंह पर हमारे दाने हो जाते हैं उनको हम मुहासे कहते हैं। और पीलिया मतलब पीलिया, आंखें भी इसमें पीली पीली हो जाती है। देखा होगा आपने, किसी को पीलिया होगा तो बेटा घर में हुआ होगा या आसपास हुआ होगा, उनकी आंखें एकदम पीली पड़ जाती है, शरीर भी पीला पड़ जाता है बिल्कुल। तो इसमें कौन बेटा ऐसा है जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? इसमें बेटा पीलिया रोग ऐसा है जिससे स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पीलिया रोग लंबे समय तक रखने से यकृत ठीक से कार्य नहीं करता है। यकृत एक अति महत्वपूर्ण अंग है। हमारे एक अंग का नाम ही है बेटा यकृत। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या पाचन क्रिया पर बुरा असर डालती है। जैसे हमारा भोजन सही तरह से नहीं पचेगा। अगर हमारा यकृत खराब हो गया, मतलब क्या है, यकृत जो है वो भोजन पचाने का कार्य करता है। अगर इसमें कोई भी समस्या आ गई तो हमारी पाचन क्रिया पर ये बुरा असर पड़ेगा। लंबे समय तक पीलिया रोग जानलेवा भी हो सकता है। मतलब अगर लंबे समय तक पीलिया रोग हो जाए तो जान भी जा सकती है। ठीक है बेटा। तो हमें सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव किसका पड़ेगा? पीलिया रोग का। तो इसको हमें क्या करवाना चाहिए? जल्दी से ठीक करवाना चाहिए। अगर किसी को पीलिया हो जाता है, एक तो इसके लिए धूप जरूरी होती है बेटा, धूप में बैठना जरूरी होता है। जैसे विटामिन डी लेने के लिए हमें धूप में बैठना होता है, जिससे अगर हम धूप में नहीं बैठेंगे तो हमारे जो होता है नी में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है। अधिकतर बच्चों को देखा गया है आजकल वो धूप में नहीं बैठते तो उनके घुटनों में दर्द होने लगा है। इसी तरह से पीलिया रोग से भी बचने के लिए हमें धूप लेनी अति आवश्यक है।
अब पेज नंबर 210 के क्वेश्चन आंसर देखिए बेटा। जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? सुपाच्य मतलब बेटा जो आसानी से पचे, आपको भोजन मतलब हल्का भोजन कहते हैं कि आपको हल्का भोजन लेना चाहिए। जैसे दालें ज़्यादा बताई जाती है क्योंकि वो बिल्कुल नर्म होती है, आसानी से पच जाती है और वो पौष्टिक आहार में भी गिनी जाती है। पोषण युक्त मतलब ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में हो। तो जब आप बीमार होते हो तो ऐसा आपको भोजन देने का परामर्श क्यों दिया जाता है? परामर्श का मतलब है बेटा सलाह। अब देखो, पौष्टिक भोजन से, अभी आपको मैंने बताया, पौष्टिक भोजन से हमें प्रचुर मात्रा में मतलब काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन आदि मिलते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अति आवश्यक मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये शरीर की आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करते हैं। जो भी हमारे शरीर में कमी होती है बेटा उसको वो जल्दी से पूरा कर देते हैं और बीमारी को जल्दी दूर करने में सहायक होते हैं। कौन बेटा? जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन होते हैं, ये हमारे शरीर की कोई भी आवश्यकता होती है उसको तेजी से पूरा करते हैं और हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी होती है उसको भी जल्दी से दूर करने में सहायक सिद्ध होते हैं। भोजन पौष्टिक होने के साथ साथ सुपाच्य भी होना चाहिए ताकि हमारा शरीर भोजन से अधिक पोषण तत्वों का अवशोषण कर सके। कि सुपाच्य नहीं होगा बेटा, भारी भोजन होगा, जैसे हम पिज़्ज़ा बर्गर खाने लगे तो उससे क्या होता है, हमारा भोजन उसको आसानी से, हमारा जो शरीर है उसको आसानी से नहीं पचा सकता और जब शरीर नहीं पचा सकता तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन बीमार में तो पहले से ही हमें दर्द है बेटा और फिर हम ऐसा भोजन करेंगे तो वो क्या मतलब है, वो सुपाच्य नहीं है। तो हमें हल्का नर्म भोजन लेना चाहिए जो हम आसानी से खा सके और हमें खाने के बाद भी भारी भारी नहीं लगे। अब चावल भी क्या होता है बेटा, जब हम खाते हैं तो वो भारी हो जाता है जल्दी से हमारा शरीर उससे, मतलब हमारे शरीर को ऐसे लगता है हमारा जल्दी पेट भर गया। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, जब बीमार होते हैं तो याद रखना आपको दाल खानी चाहिए, फुल्का, पतला पतला फुल्का खाना चाहिए। ये याद रखना बेटा। कभी आप मम्मी को कहो नहीं मम्मी मैं तो बर्गर ही खाऊंगा, ऐसा नहीं करोगे ना बेटा आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, देखो, संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है? संक्रामक रोग कैसे कैसे फैलता है बेटा? देखो, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्पर्श द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, रक्त आदान प्रदान द्वारा, कीटों, मच्छर, मक्खी आदि द्वारा। संक्रामक रोग होते हैं बेटा जो जल्दी से एक दूसरे में फैल जाते हैं। तो वो संक्रामक रोग किस किस के द्वारा फैलते हैं? एक तो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को स्पर्श हो जाए, या वायु द्वारा, वायु मतलब हवा द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, उसका हम जूठा भोजन कर लें, उसका हम जूठा पानी पी लें रोगी व्यक्ति का, या कहीं से जो आगे से जल आया है वो दूषित आया है। ये ध्यान रखना है बेटा। आजकल जैसे वायु द्वारा हमारा क्या फैल रहा है, कोरोना रोग फैल रहा है ना, कि वायु में अगर हम सांस लेते हैं और अगर हमें छींक आ जाती है, खांसी आ जाए तो वो दूसरे को भी क्या हो जाता है, जभी लग जाता है ना। तो हमें इसलिए हम मुंह पर क्या डाल के रखते हैं, मास्क लगा के रखते हैं इससे बचने के लिए कि वायु द्वारा ये रोग ना फैले। रक्त आदान प्रदान द्वारा बेटा क्या होता है, कई बार हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। रक्त का मतलब है खून, और फिर वो खून हम क्या करते हैं, किसी दूसरे से लेते हैं। वही उसी ब्लड ग्रुप का खून हमें क्या करना पड़ता है, किसी दूसरे से लेना पड़ता है, किसी रोगी को चढ़ाना पड़ता है। तो उससे भी ये बीमारी फैल सकती है, संक्रामक रोग। और कीटों, मच्छर मक्खी क्या होते हैं बेटा, एक को डंक मारते हैं फिर दूसरे पे जाके डंक मारते हैं। वो जो एक आदमी का, बीमार व्यक्ति का प्रोटोजोआ लेते हैं वो दूसरे आदमी में छोड़ देते हैं। मक्खी क्या करती है, भोजन को दूषित कर देती है, एक कहीं से आई गंद पे से और वो आके हमारे भोजन पे बैठ जाती है। तो इससे भी क्या होता है, संक्रामक रोग फैलता है। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं? अब देखो बेटा, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सावधानियां कौन कौन सी हमें विद्यालय में जरूरी है, ये बता रही हूँ मैं आपको।
एक तो सबसे पहले रोगी साथी को अलग सीट पर बैठने या छुट्टी लेने की सलाह देनी चाहिए। अगर हमारा कोई साथी, हमारा कोई सहपाठी, हमारा कोई दोस्त बीमार हो गया बेटा, तो उसको अलग सीट पे बिठाना चाहिए। ये नहीं कि आ जा मेरे बेटा, आ जा मेरा यार, तू तो मेरा यार है, मेरे पास ही बैठेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए बेटा। अगर वो बीमार है तो उसको अलग ही बिठाना चाहिए हमें, और ये कहना चाहिए कि आप 1-2 दिन की छुट्टी ले लो अगर आप सही नहीं हो तो। कक्षा तथा स्कूल में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और हमें स्कूल में अपनी कक्षा में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोगी होने पर अन्य साथियों में चर्चा करके रोग के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। हमें ऐसे बताना चाहिए कि ये रोग इस तरह से फैलता है, तो हमें दूसरे लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए कि किस किस तरह से हम इस रोग से बच सकते हैं। विद्यालय के चिकित्सक से परामर्श करना, विद्यालय में जो डॉक्टर लगे हुए हैं उनसे हमें परामर्श करना चाहिए, और रोग के बारे में भी सभी छात्रों को बताना चाहिए। टीकाकरण आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। आजकल आपको पता है ना बेटा, टीकाकरण जो कोरोना के लिए टीकाकरण चल रहा है वो सबको ही पता होगा। इसी तरह से जब भी कोई भी रोग फैलता है, संक्रामक रोग यही होते हैं बेटा जो जल्दी से सब में फैल जाते हैं, तो ऐसा जब भी होता है तो इसके लिए टीकाकरण की व्यवस्था होती है। ये तो आप कभी नहीं भूलोगे। अब बेटा आपके स्कूल में भी लग रहे हैं ना टीके, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो टीकाकरण की व्यवस्था करनी चाहिए, हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, जो विद्यालय के डॉक्टर हैं उनसे बात करनी चाहिए, और रोग के बारे में सभी छात्रों को बताना चाहिए, और उस रोग के प्रति जागरूक करना चाहिए कि इस रोग में अगर हम ये उपाय करेंगे तो हम इस रोग से बच सकते हैं। जैसे आजकल हम सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हमें बार बार हाथ धोने चाहिए। ऐसे हर बीमारी के लिए यही करना चाहिए, हमें स्कूल और कक्षा में सफाई रखनी चाहिए। ये बातें तो ज़रूरी है बेटा, सबकी कोई भी रोग है उसके लिए ये ज़रूरी है। हमें अपने दोस्त को कहना चाहिए भाई अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप छुट्टी ले लीजिए, अगर आ भी जाए तो उसको अलग सीट पर बैठने के लिए कहना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरक्षीकरण क्या है। अब ये प्रतिरक्षीकरण क्या होता है बेटा, कि हमारी रक्षा कैसे होती है। जब हमें कोई रोग लग जाता है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षीकरण। एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने की विधि को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। एक बार हमें कोई रोग हो गया बेटा और उसी रोग से हमें बचना है, तो जो विधि हम अपनाएंगे उसको हम प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में रोगाणुओं, कमजोर रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। जो आपके बेटा ये इंजेक्शन बनते हैं, वैक्सीन बनती है, इसमें हम उसी बीमारी के रोगाणु लेते हैं और वो हम अपने शरीर में प्रवेश करवाते हैं या डॉक्टर से लगवाते हैं। तो वो डॉक्टर जो है उस इंजेक्शन के थ्रू, वही जैसे अब कोरोना बीमारी चले तो कोरोना के रोगाणु हमारे शरीर में छोड़े जा रहे हैं, लेकिन वो कमज़ोर होते हैं बेटा, वो हैवी नहीं होते हैं। अगर वो ज़्यादा तेज़ ले लिए तो क्या होगा, फिर हमें नुकसान होगा। तो वो जब कमज़ोर हो जाते हैं उन रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है। जब ये रोगाणु बेटा हमारे शरीर के अंदर आते हैं, जब वैक्सीन के थ्रू आते हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, एक ऐसा तंत्र होता है जो हमारी रोगाणुओं से रक्षा करता है। वो जो हमारे शरीर में जब ये वैक्सीन के थ्रू रोगाणु आते हैं तो वो प्रतिरक्षा तंत्र इन रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। उसको पता चल जाता है कि ये जो बाहर से रोगाणु आए हैं इनसे मुझे कैसे बचना है। वो उसके लिए अपना क्या बना लेता है बेटा, विशिष्ट रूप से उनको अपने दिमाग में रख लेता है कि ये अगर आएंगे तो मुझे इनसे किस प्रकार बचना है या इनकी शक्ति को मुझे किस तरह से नष्ट करना है। तो हमारे जो अंदर पहले से बेटा लाल रक्त कोशिकाएं होती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, ये श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है हमारे शरीर की रक्षा करती है किसी भी रोगाणु जीवाणु से। तो ये जो रोगाणु हमारे शरीर पर आक्रमण कराए जाते हैं वैक्सीन के थ्रू, इनके प्रति जो हमारी कोशिकाएं होती है, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं, वो देख लेते हैं कि अगर इस तरह का रोगाणु आया तो हमें अगली बार इनसे किस तरह बचना है। तो वो क्या कर देता है, जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु दोबारा से हमारे संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है उसे नष्ट कर देता है।
इसका मतलब क्या है बेटा, अगर हमें एक बार बीमारी हो जाए तो दूसरी बार उस बीमारी से बचने के लिए हमारी जो कोशिकाएं होती है वो पहले से ही तैयार रहती हैं। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। जो दूसरी बार हम बीमार हुए बेटा, वो हम क्या होंगे, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपके पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के कौन कौन से कार्यक्रम उपलब्ध है? आपके क्षेत्र में कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्या है? हमारे पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में, आपको पता होगा बेटा, आपके पास में जो स्वास्थ्य केंद्र होगा जिसको हम डिस्पेंसरी कहते हैं या हॉस्पिटल कहते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। ज़्यादा तो हमारे डिस्पेंसरी होती है जो जगह जगह पर होती है, हॉस्पिटल तो थोड़ी दूर भी जाना पड़ सकता है बेटा। अब इस स्वास्थ्य केंद्र में जो आपके आसपास डिस्पेंसरी है, आपको चेक करना है बेटा वहाँ पर किस किस के टीकाकरण के कार्यक्रम उपलब्ध है, यानी कि किस किस चीज़ के टीके लगाए जाते हैं। तो ये हम बता रहे हैं कि हमारे पास में जो स्थित है स्वास्थ्य केंद्र, उसमें पोलियो, टेटनस, टाइफाइड, काली खांसी, चेचक, पीलिया आदि के टीकाकरण कार्यक्रम उपलब्ध हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्या बेटा, वो है बेटा हृदय रोग, मधुमेह, मलेरिया, हृदय रोग जैसे हार्ट अटैक आ जाता है हमें, मधुमेह है बेटा, शुगर हो जाता है, और मलेरिया है, आदि स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्याएं हैं। ठीक है बेटा। अब मलेरिया जब होता है, अब तो उसके लिए टीकाकरण उपलब्ध हो गया है। अब जो भी कोई नई बीमारी आती है, शुरू में तो वो बहुत ज़्यादा फैलती है बेटा, लेकिन जब उसका टीकाकरण उपलब्ध करा दिया जाता है तो फिर उस बीमारी से नेक्स्ट टाइम हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैडम आपसे फिर से मिलेगी। बाय।